नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स में। दोस्तों, आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप जेपीएससी पीटी ले लीजिए, जेपीएससी का सीडीपीओ का पीटी ले लीजिए, जेपीएससी मेंस का ले लीजिए एग्ज़ाम्स, ओके। और अन्य जो भी झारखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं तथा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, आने वाले उन सभी में आधुनिक भारत के इतिहास में एक टॉपिक है गवर्नर और वाइसराय। ठीक है, तो इस टॉपिक से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको हमेशा फंसते हुए दिखेगा और एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। तो चलिए मैं इसी का आप लोगों के सामने बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यू लाने का कोशिश कर रहा हूँ और आपको क्वेश्चंस मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहीं से आएंगे। आप इन क्वेश्चंस को आराम से बैठ के देख लीजिए, आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं उसको विथ एक्सप्लेनेशन ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आपको दूंगा। तो दोस्तों चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और इसमें हम लोग शुरू करेंगे। लगभग 25 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे और ये सारे 25 क्वेश्चन जो है वो भारत के गवर्नर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं वायसराय से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का देखिए, आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं और आपको बता दूं कि अगर स्टडी फॉर गोल्स ऐप को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे गूगल प्ले में आपको इस तरीके से आइकन मिलेंगे और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर झारखंड कांस्टेबल का पेपर 2 का तैयारी आप करना चाहते हैं तो देखिए मात्र 499 रुपीज़ में आपके पास अवेलेबल है। झारखंड समान ज्ञान से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऐप में 7500 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और वहाँ पर आप टॉपिक वाइज भी इसका सॉल्यूशन देख पाएंगे। अगर जेपीएससी सीडीपीओ पीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको यहाँ 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, पेपर 1 से 15 और पेपर 2 से भी 15 टेस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शंस आर रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी इज वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी इज लॉर्ड मेयो एंड ऑप्शन डी इज लॉर्ड डलहौजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वन। तो ये क्वेश्चन है, तो हम यहाँ से अगर देखेंगे क्वेश्चन के बारे में कि क्या कह रहा है, तो कह रहा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जानकारियाँ कुछ दे रहा हूँ, वो आप ध्यान से पहले देखेंगे। देखिए, आप 1764 की लड़ाई को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बक्सर की लड़ाई। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उस समय बंगाल में गवर्नर हुआ करते थे। तो अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले जो है लॉर्ड क्लाइव, कौन है दोस्तों? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, 1757 टू 60 प्लासी की लड़ाई के समय आप देखिए तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा रॉबर्ट क्लाइव। ये बंगाल का गवर्नर बनते हैं। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर बोलेंगे। ये फर्स्ट नाम हो गया आपका। फिर इसी में आपका सेकेंड नाम हम जो आपको देंगे वो मैं बता रहा हूँ। सेकेंड नाम यहाँ पर लिखा हुआ है वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बना, वो 1772 से 1774 तक वो इसमें गवर्नर बन के रहा, बंगाल का गवर्नर। अभी मैं पद जो बोल रहा हूँ उस पद का आप नाम सुनेंगे, बंगाल का गवर्नर। फिर 1773 में आता है, आप जानते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या आता है दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इस एक्ट के जरिए जो बंगाल का गवर्नर होता है उसका पद का नाम चेंज करके बोल दिया जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल।
बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, जीजी में लिखता हूँ गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर हो गया कि प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप आंसर करेंगे वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट में और एक बताना चाह रहा हूँ, तीसरा नाम मैं बताना चाह रहा हूँ, थर्ड नाम। उसमें मैं नाम बताऊंगा बेंटिंग साहब का, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जी 1833 में, आपको पता है क्या आया था, एक चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, चार्टर एक्ट आया था। इस चार्टर एक्ट के तहत जो पद नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल, उसमें ऐड कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था प्रथम, तो हम लोग कह सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। और एक नाम आपको बताता हूं, उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। क्या है दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग को देखिए 1858 ईस्वी में आया था भारत शासन अधिनियम, उसके तहत इसको क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग साहब थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वायसराय कौन थे, तो आप बोलेंगे आंसर लॉर्ड कैनिंग साहब थे। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन आप यहाँ ध्यान देंगे कि हमने तो अभी पढ़ा कि भारत में फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो बताया गया है उसके हिसाब से ऑप्शंस जो मिलेंगे, उस ऑप्शन में आपको वारेन हेस्टिंग्स मारना पड़ेगा आंसर। क्योंकि अगर उस समय का बात करें तो बंगाल का जो गवर्नर होता था ना, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था, उसी को मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास का, और साथ में मुंबई का, उस टाइम बम्बई बोला जाता था, तो बम्बई का प्रेसिडेंसी, ये क्या होता था, बंगाल के अधिकार क्षेत्र में रहता था। तो कहा जा सकता है कि उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, प्रथम वारेन हेस्टिंग्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो सबसे पहले तो ऑप्शंस आप चेक कर लें। फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, थर्ड ऑप्शन कहता है लॉर्ड वेलेस्ली, और फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है लॉर्ड बेंटिंग। तो इसका आंसर करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ था। तो मैं बताऊंगा, तो इसका गठन जो है 1784 में किया गया था कलकत्ता में। किसके द्वारा, तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। तो सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में किया गया। अब आप जब ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको ये जानना जरूरी है कि इन लोगों का कार्यकाल कब कब था। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1784 का बात कर रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस और वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल हमने देखा कि 1774 में आया और 1785 में ये भारत से वापस गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अगर हम लोग देखें तो इसका कार्यकाल कब था और लॉर्ड वेलेस्ली का कब था। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है आपको पता है सहायक संधि से रिलेटेड है, तो ये 1798 के आसपास आ रहा है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का बात कर रहे हैं तो ये 1833 है ना, 1833 का चार्टर एक्ट के तहत ये बनाया गया था। तो ये आ गया था 1829 में,
1729 के आसपास भारत आ गया था। तो यहाँ पर 1784 का बात कर रहे तो देखिए वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है इसी के बीच में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। कॉर्नवालिस का अगर कार्यकाल का बात करें तो आप इसका कार्यकाल देखेंगे 1786 है ना से 1793 के बीच में आया था ये, ठीक है ना। परमानेंट सेटलमेंट इसी के नाम पे है, आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम पे ही परमानेंट सेटलमेंट था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका आंसर आपको मिल गया। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स से, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी से, तीसरा है हेनरी लॉरेंस से और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो आप सुरक्षा प्रकोष्ठ ये जो लिखा हुआ है ना दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। सुरक्षा प्रकोष्ठ का अन्य जो नाम है उसको हम लोग कहते हैं घेरे की नीति। दूसरा इसको अन्य नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिंग ऑफ फेंस। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों, अंग्रेज उस समय जब ये भारत में अपना विस्तार चाह रहे थे तो वो क्या करते थे, सपोज जैसे मैं अगर नाम लूँ तो अवध, ठीक है, एक अवध साम्राज्य हो गया और इधर हो गया था आपका बंगाल। तो बंगाल में बेसिकली अंग्रेजों का 1764 के बाद तो पूरा अधिकार हो गया था, और इधर थे मराठा और इधर थे सिंधिया होलकर, ये सारे लोग थे। तो ये क्या कर रहे थे, अवध को एक बफर स्टेट के रूप में यूज़ कर रहे थे। किस तरीके से यूज़ कर रहे थे दोस्तों, बफर स्टेट के रूप में यूज़ कर रहे थे। तो इस बफर स्टेट के रूप में यूज़ करने का मतलब क्या हुआ कि अवध के साथ इस तरीके से संधि करता था कि इनके सैनिक जो है यहाँ पर रहता था और इसे सारे खर्च जो हैं अवध के नवाब करते थे। तो इससे क्या होता था कि बंगाल को बचाने में इसको सहायता मिलता था अंग्रेजों को मराठा और अन्य शासकों के साथ। अगर मराठा अगर आक्रमण करना चाहता है बंगाल में तो उसको अवध से होकर जाना पड़ेगा और अवध क्या करेगा, इस बंगाल को सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इसी नीति को हम लोग कहते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। और इस नीति को लाने वाला जो व्यक्ति थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स सबसे पहले। तो वारेन हेस्टिंग्स ने इस नीति को अपनाया था। और दूसरा आदमी जो था इसमें लॉर्ड वेलेस्ली भी थे, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली भी थे। तो इन दोनों ने मिलकर जो है इस नीति का बखूबी यूज़ किया था भारत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग जाते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं बोर्ड में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली शुरू किया, और यहाँ लिखा है समाप्त किया, किसने समाप्त किया। तो सबसे पहले तो ये जानना कि द्वैध शासन प्रणाली लाया किसने। चलिए ऑप्शंस पहले चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग्स और लास्ट ऑप्शन में लिखता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग द्वैध शासन प्रणाली के बारे में जानते हैं, ये आखिर क्या है। तो अगर आप द्वैध शासन के बारे में जानना चाहते हैं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट। तो ड्यूअल गवर्नमेंट में क्या होता था, ड्यूअल गवर्नमेंट की नीति जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये रॉबर्ट क्लाइव जो साहब है ना, रॉबर्ट क्लाइव जो 1757 की प्लासी की लड़ाई में विजेता हैं, तो इनके द्वारा सबसे ज़्यादा बंगाल में जो है इस नीति को अपनाया गया था। इसमें क्या किया गया था, बंगाल के जो नवाब होते थे उनको कहा जाता था कि आप प्रशासन को देखेंगे, यानी कि इस क्षेत्र में जो भी प्रशासन में खर्च होंगे या फिर जो भी प्रशासन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप देखिए। किसको बोला जाता था, बंगाल के नवाब को, बंगाल के नवाब को।
और जो राजस्व विभाग है ना, जो राजस्व विभाग है, उस विभाग में अपना अधिकार रखता था ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते थे ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, द्वैत शासन प्रणाली। और इसकी शुरुआत किसने करी थी? रॉबर्ट क्लाइव साहब ने किया था 1757 की जो प्लासी की लड़ाई थी और 1764 जो बक्सर की लड़ाई थी, है ना, उसके बाद इन्होंने सबसे ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ वहाँ पर किया था। ओके, इसका आंसर आपको मिल गया 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो इसमें ऑप्शंस है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन जाते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो इसका कार्यकाल तो आपने देख लिया कि 1773 के बाद इसको जो है ना भारत का प्रथम क्या बनाया गया, सॉरी, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 1774 से ये यहाँ पर रहते हैं और 1785 तक रहते हैं। ये काफ़ी लंबा पीरियड तक रहते हैं। बेसिकली वारेन हेस्टिंग्स जो है EIC कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क बन के आए थे। क्या बन के आए थे दोस्तों? एक क्लर्क बन के आए थे। वारेन हेस्टिंग ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क बन के आए थे 1750 में, 1750 में। और फिर इसको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया 1774 में, और मैंने बताया कि ये 1785 तक इंडिया में रहता है। इन्होंने बहुत सारे काम किए इस दौरान, ठीक है। इसमें हम लोग देखें सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति भी वारेन हेस्टिंग्स ने अपनाया था। फिर हम लोग इसके बारे में अगर जानना चाहेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसके कार्यकाल में एक से एक काम हुआ था। सबसे पहले तो हमने देखा कि ये ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को बंगाल से ख़त्म कर दिया, है ना, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को इसने समाप्त कर दिया। फिर हम अगर आगे देखेंगे तो हम देखेंगे कि 1784 ईस्वी में हमने ये देखा कि एशियाटिक सोसाइटी का गठन भी इसी के कार्यकाल में हुआ। फिर अगर हम लोग आगे देखेंगे तो पता चलेगा कि 1782 ईस्वी में संस्कृत विद्यालय की स्थापना, ठीक है, संस्कृत विद्यालय की स्थापना इसी के कार्यकाल में 1782 में आपका वाराणसी में होता है, ठीक है, विद्यालय की स्थापना। और फिर हम लोग क्या देखते हैं कि इसी के कार्यकाल में क्या हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स ने एक बंगाली आदमी था, उसके ऊपर करप्शन का आरोप लगाकर उसको मार दिया था, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम लोग क्या देखेंगे कि इसी के समय में उच्च न्यायालय, जो कलकत्ता का उच्च न्यायालय है ना, 1774 में कलकत्ता का उच्च न्यायालय, ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना इसी कार्यकाल में हुआ था 1774 में, हाई कोर्ट की स्थापना। तो इतने सारी बातें हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। अभी इसके बारे में और थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूँ कि वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे ही 1784 में एक एक्ट आया था ना, 1784 में एक एक्ट आया था, उस एक्ट के ये खिलाफ थे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 1784 के चार्टर एक्ट जो था उसके ये खिलाफ थे। तो इसीलिए 1785 ईस्वी में 1785 में इसको इंग्लैंड बुला लिया जाता है और वहाँ पर इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है महाभियोग लगाकर। तो यही क्वेश्चन है कि महाभियोग का मुकदमा किसके ऊपर चलाया गया था? तो आंसर आपको क्या मिला, वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर चलाया गया था। मैंने वारेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड सभी लगभग क्वेश्चनों को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने भारत की
प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा यानी कि कोवेनेंट, क्या लिखा है ये, कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया। आप सीधा सीधा यहाँ याद रखिए, यानी कि भारतीय सिविल सेवा जो है ना, उसकी स्थापना किसने करी थी, है ना, किससे संबंधित है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए 2-3 बातें आप याद रखेंगे। पहला चीज कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आप जानेंगे तो इसको बोला जाता है नागरिक सेवा, नागरिक सेवा यानी कि सिविल, है ना, सर्विसेज, उसका जनक माना जाता है, इसको उसका जनक माना जाता है। लेकिन यहाँ पूछा है भारतीय सिविल सेवा का नाम, है ना, तो भारतीय सिविल सेवा का नाम पूछ रहा है, इसका मतलब है कि प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में पूछ रहा है कि कब से स्टार्ट हुआ, तो और किसने स्टार्ट किया, ठीक है, ये चीज पूछ रहा है आपसे। तो अगर उसके बारे में आप जानेंगे तो भारतीय यानी कि लोक सेवा का जनक जो बोला जाता है, लोक सेवा का जनक, वो बोला जाता है आपका लॉर्ड डलहौजी को, लोक सेवा का जनक कौन है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है लोक सेवा का जनक। इसी व्यक्ति ने क्या किया था, लोक सेवा से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ करवाया था, ठीक है। और तो उस दौरान आप देखेंगे कि 1863 में टैगोर ना, सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत का प्रथम व्यक्ति थे जो सिविल सेवा को पास किए थे, एस.एन. टैगोर। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में नहीं दिया है इसका उसका नाम, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स, वेलेजली, पहला ऑप्शन तो दिया है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा दिया है वेलेजली, तीसरा दिया कॉर्नवालिस, चौथा दिया विलियम बेंटिंक। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी, उसी ने इसका शुरुआत किया था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके किसके मध्य हुआ था। तो आप सबसे पहले ये जानेंगे कि बसीन की संधि आखिर क्यों हुई थी। तो देखिए ये 1802 का कार्यकाल है, यानी कि आप लॉर्ड वेलेजली का बात कर रहे हैं, है ना, लॉर्ड वेलेजली का बात कर रहे हैं, जिन्होंने क्या लाया था, सहायक संधि लाया था, सहायक संधि लाया था, सब्सिडरी अलायंस लाया था। क्या लिखेंगे दोस्तों, सब्सिडरी अलायंस। तो देखिए सब्सिडरी अलायंस का बात करें तो हम लोग जानते हैं कि हैदराबाद को सबसे पहले इस संधि के तहत अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिलाया था, हैदराबाद को, ठीक है, 1798 ईस्वी में। लेकिन कुछ अन्य राज्य थे, जैसे पेशवा हो गया, ठीक है, फिर सिंधिया हो गया, सिंधिया, होलकर हो गए। तो इन लोगों ने बाद में अपनाया, लेकिन पेशवा राजी नहीं थे कभी भी, नाना साहब के कार्यकाल में वो सब्सिडरी अलायंस में साइन करने के लिए कभी भी राजी नहीं हुए। लेकिन 1802 ईस्वी में एक घटना घटती है। इस घटना में क्या होता है कि हम लोग ये भी जानते हैं कि पेशवा हो गया, सिंधिया हो गया, होलकर हो गया, गायकवाड़ हो गया, ये सभी आपस में लड़ते रहते थे, इनमें एकजुटता नहीं थी। तो एक बार क्या हुआ, होलकर जो कभी भी सब्सिडरी अलायंस को अपनाते नहीं हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखेंगे कि होलकर ही ऐसा है जो कभी भी सब्सिडरी अलायंस को नहीं अपनाते हैं। तो होलकर क्या करता है, सिंधिया और पेशवा के संयुक्त सेना को 1802 ईस्वी में हरा देता है। जब ये हरा देता है तो पेशवा में उस टाइम जो थे वो थे बाजीराव द्वितीय। कौन थे पेशवा, कौन थे उस टाइम, बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय जो है भाग के जाते हैं, अंग्रेजों के पास शरण ले लेते हैं, और वहीं पर बशीन में एक संधि करी जाती है पेशवा के
7 और उसमें कहा जाता है कि आप सहायक संधि पे हस्ताक्षर करेंगे। तो इसका आंसर आपको मिल गया दोस्तों। इसका आंसर क्या हो गया कि बसीन की संधि जो है वो अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में होता है। ठीक है, ये दिसंबर 1802 की बात है, दिसंबर 1802 ईस्वी की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पहला शासक की बात कर रहा है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? पहला ऑप्शन है आपका अवध का नवाब, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद का निजाम, तीसरा है पेशवा बाजीराव द्वितीय और चौथा है ट्रावणकोर का राजा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अवध एक्चुअल में जो है सहायक संधि, अगर लॉर्ड वेलेस्ली का बात करें तो उसके तहत 1801 ईस्वी में मिलाया गया था। हैदराबाद निजाम का बात करें तो ये 1798 में ही मिल गया था। पेशवा बाजीराव अभी हमने देखा कि 1802 ईस्वी में ये सहायक संधि में हस्ताक्षर करते हैं, और ट्रावणकोर जो है वो 1799 में भी ये हस्ताक्षर करते हैं। अगर यहाँ के हिसाब से देखें तो आंसर हम लोग क्या देख रहे हैं? आंसर हम लोग देख रहे हैं हैदराबाद का निजाम 1798, लेकिन नहीं, यहाँ पूछा है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। तो देखिए सहायक संधि जो नीति थी, ये नीति कोई नया नीति नहीं थी। ठीक है, इसमें पहले से भी बहुत सारी चीज़ें हुआ करता था। इस नीति का जो फॉलो है पहले से भी हुआ करता था। तो इसमें एक घटना घटती है 1764 की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई। उसके बाद 1765 में आप देखेंगे कि जो अवध का नवाब होता है ना, अवध का नवाब उस टाइम शुजाउद्दौला होता है ना, तो और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को, और फिर बंगाल का जो शासक होता है भगोड़ा शासक मीर कासिम, उसको हरा दिया जाता है। तो उसमें अवध के साथ एक संधि करी जाती है, और वो संधि जो है ना 1765 में करी जा रही है, और इसी संधि को आप देख सकेंगे कि ये सहायक संधि की ही तरह की संधि थी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें जो आंसर करेंगे कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो उसको हम लोग लिखेंगे अवध का नवाब, है ना। और वो कब किया था? 1765 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई के बाद किया था। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए आईएएस का क्वेश्चन है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर होगा हैदराबाद के निजाम, जो हमने देखा था कि 1798 ईस्वी में सहायक संधि पे हस्ताक्षर कर देता है लॉर्ड वेलेस्ली के साथ। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है, ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, सेकंड ऑप्शन लॉर्ड हेस्टिंग्स, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली एंड फोर्थ ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स। तो देखिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। सबसे पहले जो है ना आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आंग्ल नेपाल युद्ध जो है उसको याद कीजिए। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है वो 1814 से लेकर 1816 ईस्वी तक होता है। बाद में अंग्रेजों के साथ ये इसमें लड़ाई में नेपाल में कौन होता है? बेसिकली ये गोरखा लोग होते हैं। और 1816 ईस्वी में संगोल की एक संधि होती है। ठीक है, संगोली में एक संधि होती है, उस संधि के जरिए संगोली की संधि, ठीक है, इस संधि के बाद जो है लड़ाई समाप्त हो जाती है। तो आप यहाँ कार्यकाल देखिए क्या है, 1814 से 1816। तो अगर आप लॉर्ड कॉर्नवालिस का देखें कि 1784 की बात कर रहे था, फिर लॉर्ड वेलेस्ली का बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली हमने क्या देखा, लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो 1798 में आया। ठीक है ना, 1798 में आया। ये आपका 1784 का बात कर रहा था। ये वारेन हेस्टिंग्स का बात हमने किया तो इसमें क्या देखा, 1784 नहीं यार, ये उसके बाद आया ना 1786। ठीक, वारेन हेस्टिंग्स जो है हमने क्या देखा, 1774 में आया। ठीक है, तो एक बचा लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका कार्यकाल अगर मैं बताऊं आपको तो 1813 से लेके 1823 तक इन्होंने 10 साल तक यहाँ पर
गवर्नर जनरल बन के रहे थे। तो ये क्या हुआ था, 1816 ईस्वी में संगोली की संधि के जरिए आंग्ल नेपाल युद्ध को समाप्ति की घोषणा करी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मैं थोड़ा सा गलत बता रहा था, 1786 से, है ना, 1786 से 1793 तक रहते हैं ये, ठीक ना। परमानेंट सेटलमेंट है ना, इसका फेमस जो काम है वो क्या है दोस्तों, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट इसका फेमस काम है ये याद रखिएगा आप, ठीक है। बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप यहाँ पर एक ध्यान देंगे कि स्टडी फॉर गोल्स जो है अभी कुछ नए चीज़ों को लेकर आया है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा किसको होगा, झारखंडी छात्रों को होगा, ठीक है। और अगर आप स्टडी फॉर गोल्स चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मदद मिलेगी दोस्तों। तो देखिए हमारा एक किताब आया है, उसमें झारखंड समान ज्ञान किताब आया है, ठीक है। और ये रंजीत सर के मार्गदर्शन पे तैयार किया गया है। इसमें देखिए 50+ प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। किसके लिए है, जेएसएससी के नवीनतम सिलेबस पर आधारित है। फिर इसमें आपको खोटा के भी बुक मिल जाएंगे और पंच प्रगणिया के भी क्वेश्चन सेट के बुक मिल जाएंगे, और ये आपको हमारे ऐप में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हेक्टर मुनरो और उसके साथ है बक्सर का युद्ध। दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स और उसमें है आंग्ल नेपाल युद्ध। तीसरा है लॉर्ड वेलेजली और उसके साथ है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर ऑप्शन डी में लिखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस और इसके साथ लिखा है तीर्थ आंग्ल मराठा युद्ध। तो देखिए दोस्तों, अगर इसके ऑप्शंस को सही तरीके से देखें तो हमने देखा कि बक्सर का लड़ाई 1764 में हुआ था और उस समय जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे वो हेक्टर मुनरो कर रहे थे, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का हमने अभी थोड़ा देर पहले ही क्वेश्चन बनाया, उसमें देखा कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 से 1816 ईस्वी के बीच में हुआ था और उस टाइम यहाँ का जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेजली जो है आपने देखा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपको याद करा दूं तो 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेजली के बीच में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान का हार होता है और लॉर्ड वेलेजली यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें जीत जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। अब आया तीर्थ आंग्ल मराठा युद्ध। तो देखिए दोस्तों, तीर्थ आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो कब होता है, वो 1817 से लेके 1818 के बीच में होता है और इस दौरान भारत में जो गवर्नर जनरल होते हैं हमने क्या देखा था, वो देखा था लॉर्ड हेस्टिंग्स होते हैं, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स होते हैं। इसका मतलब ये जो ऑप्शन डी है वो सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है तीर्थ आंग्ल मराठा युद्ध के समय नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से एक तीर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। यानी कि हम लोग देखे थे ना, आंग्ल मैसूर युद्ध टोटल 4 ठो होता है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो 1767 से 69 के बीच में होता है और इस दौरान यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी होता है वो वेरल्स्ट होता है और उसके साथ हैदर अली युद्ध करते हैं और यहाँ पर होता है मद्रास की संधि। पहला युद्ध मद्रास की संधि के जरिए समाप्त होती है। दूसरा है आपका 1780 से लेके 1784 के बीच में होता है और इसमें आपको पता है ये 80 से 84 के बीच में वारेन हेस्टिंग्स, कौन है दोस्त,
वारेन हेस्टिंग्स जो है वो भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल होता है। और क्या कहते हैं, द्वितीय आंग्ल मिस्र युद्ध के में यहाँ पर कौन सी संधि होती है? पहला में मद्रास हो गया, दूसरा में मंगलोर की संधि होगी दोस्तों, ठीक है। मंगलोर की संधि के जरिए समाप्त हो जाती है। तीसरा है आपका क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैदर अली की मृत्यु भी हो जाएगी। फिर तीसरा आंग्ल मिस्र युद्ध जो होता है दोस्तों वो 1790, हाँ 80-84 और उसके 1790 से 92 के बीच में होगा, 2 साल तक चलेगा ये। और ये युद्ध भी समाप्त हो जाती है। यहाँ पर टीपू सुल्तान आपको पता है नेतृत्व करते हैं उधर मैसूर की तरफ से। तो यहाँ पर जो है देखिए 90 से 92 में ये यहाँ पर कौन रहेगा? कार्नवालिस साहब रहेंगे 1784 से 93 तक, है ना। कार्नवालिस 86 से 93 तक कार्नवालिस, ठीक है। तो ये कार्नवालिस साहब जो हैं वो टीपू सुल्तान को हरा देंगे यहाँ पर और श्रीरंगपट्टनम की संधि करेंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन बहुत अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तीनों संधियाँ कब और किसके बीच में हुई थी और तीनों आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन कौन वायसराय थे या फिर गवर्नर जनरल थे, वो याद रखना है आपको। फिर चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है दोस्तों वो 1799 में होता है और किसके बीच में होता है? अगेन ये टीपू सुल्तान जी होते हैं और 1799 याद कीजिए। तो यहाँ पर आपको लॉर्ड वेलेजी साहब दिखेंगे, लॉर्ड वेलेजली। तो आप देखें यहाँ पर कि 4 के चारों युद्धों में अलग अलग गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर होते हैं या आंग्ल मैसूर युद्ध के पास। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से कौन संबंध है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि हो रही है, कॉर्नवालिस साहब हैं। तो कौन हो जाएगा आंसर यहाँ पर? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? सती प्रथा। भारत में सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो सती प्रथा यानी कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में सती मतलब ही होता है पवित्र नारी, ठीक है। तो जब किसी औरत का पति मर जाते थे तो उनके साथ बहुत सारे औरतों को क्या किया जाता था? जला दिया जाता था। उसी को क्या बोलते थे? सती प्रथा बोला जाता था। तो ये सती प्रथा जो है औरतों के लिए बहुत ही हानिकारक था, राइट। तो सती प्रथा के बारे में अगर मैं बताऊं तो 1829 ईयर याद रखिएगा। यहाँ पर क्या हुआ था? विधवा विवाह कानून पास किया गया था, ठीक है। नहीं सॉरी, विधवा विवाह नहीं, यहाँ तो सती प्रथा का बात हो रहा है ना। तो सती प्रथा को अवैध घोषित करने के लिए एक कानून लाया गया, ठीक है, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए। इस पे काम किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय, आपको पता है इनको जो है ना भारत में समाज सुधारक में सबसे आगे माना जाता है राजा राम मोहन राय का। राजा इसको उपाधि दी गई थी, ठीक है। वो कौन दिया था? तो मुगल बादशाह ने दिया था। फिर सती प्रथा 1829 में एक कानून लाया गया। तो 1829 में इस समय जो भारत में आपका क्या बोलेंगे, जो वायसराय नहीं, यहाँ पर गवर्नर होगा ना, 1829 की बात है। तो 1829 में हमने देखा था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग साहब आए थे और यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बनते हैं 1833 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बनते हैं। तो सती प्रथा से रिलेटेड आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय जी का नाम याद रखेंगे आप। हाँ, और एक बात आप याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए इनसे पहले किन लोगों ने सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश करी थी, तो अकबर और पेशवा हमारे जो थे उन लोगों ने भी कोशिश की थी इसको समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया? क्वेश्चन नंबर 14, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि
1789 की बात है दोस्तों, ठीक है। 1789 में बंगाल में जो है दासों को निर्यात करने से रोक देना, ये काम किया था। 1789 का बात जहाँ हो रही है तो आपको पता है यहाँ पर कौन आ जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट का जो गवर्नर जनरल है वो आ जाएंगे, और इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट के जरिए क्या किया था, एक कॉर्नवालिस कोड को भी विकास किया था, कॉर्नवालिस कोड। इस कॉर्नवालिस कोड में क्या किया गया था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो भू राजस्व होता था ना, जो भू राजस्व होता था, ठीक है, भू राजस्व जो होता था उसमें 10/11 भाग और इधर 1/11 भाग आप रखो। तो 10/11 भाग कहता था कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी को दोगे, और 1/11 भाग जमींदार को कहा जाता था कि आप रखोगे। तो ये किस चीज़ का है, ये भू राजस्व का है, ठीक है। भू राजस्व के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये था कॉर्नवालिस कोड, ठीक है, और बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट का जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात कर रहा है। लॉर्ड डलहौजी तो अपने आप में एक महान आत्मा है अंग्रेजों के लिए। ये 1848 में भारत आते हैं और 1856 तक रहते हैं, यही ना। और इन्हीं के रीजन से जो है 1857 की क्रांति मुख्यतः होती है। इनकी नीतियों की वजह से पूरे समाज में एक आक्रोश फैल जाता है। तो देखिए, अवध ये जो नीति अपनाया था उसका नाम क्या था दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या नाम था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको हम लोग व्यापगत का सिद्धांत भी कहते हैं, हड़प नीति भी कहते हैं, और व्यापगत का सिद्धांत, हड़प नीति, और इसका और भी नाम है क्या, गोद निषेध प्रथा, ठीक है, इसको भी इस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अवध के साथ ऐसा था, इन्होंने क्या किया था, पूरे भारत को तीन प्रकार के स्टेट में बांट के रखा था, 3 प्रकार के राज्यों में बांट के रखा था। उसमें अवध जो है सभी में सबसे जो नीति थी जिसके तहत ये किसी भी स्टेट को अपने अंदर ले लेता था, यानी कि जिसका उत्तराधिकारी नहीं होता था जिस साम्राज्य में, उसको लॉर्ड डलहौजी अपने ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य में मिला लेता था। लेकिन अवध में ऐसा कुछ भी नहीं था। अवध के जो गवर्नर थे, अवध के गवर्नर बोल रहे हैं, अवध का जो नवाब था वो अंग्रेजों का एक तो पूरा क्या करता था, उसके प्रति निष्ठा भावना रखता था। दूसरा बात क्या, इसका उत्तराधिकारी हमेशा से रहा तो उसको हड़प नहीं सका। तो लास्ट में इसने क्या किया, इसने कुप्रशासन लगाकर अवध का नवाब को हटाने का प्रयास किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुप्रशासन के कारण लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की। तो अभी तो पढ़े, विलय की नीति मतलब हड़प की नीति। हड़प की नीति किसके जरिए अपनाया गया, तो गोद निषेध प्रथा को समाप्त करके, गोद निषेध प्रथा को अपनाकर। तो इसमें गोद निषेध प्रथा में क्या था दोस्तों, मैंने बताया कि जिस साम्राज्य में उत्तराधिकारी नहीं होता था उसका उत्तराधिकारी जो गोद लिए बच्चे होते थे उसको नहीं माना जाता था, ठीक है। हड़प नीति के तहत उत्तराधिकारी नहीं होने पर गोद की जो प्रथा थी उसको ऑलमोस्ट समाप्त कर दिया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने इस पे सबसे अच्छा काम किया। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो देखिए, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि डाक सेवा का जो स्थापना किया था इसी ने किया था। दूसरा बात हम क्या देखेंगे, यहाँ पर लोक सेवा का जनक जो कहा जाता है, लोक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का जो जनक है इसी को माना जाता है। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि 16 अप्रैल 1853 को कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने तक, ये 34 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। यहाँ पर प्रथम रेल लाइन बिछाकर रेलवे चलाई गई थी, ठीक है।
और इसके बारे में हमने देखा था व्यक्तिगत का सिद्धांत इसी ने लाया था, डॉक्ट्रिन लैब्स इसी ने लाया था। तो इनके जरिए भारत में बहुत सारे अन्य काम भी किए गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है दोस्तों, ठीक है। और ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आपको मिल गया लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 18, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है, ये जो कार्यकाल है वो किसका है, लॉर्ड डलहौजी जी का कार्यकाल है। तो इसके पहले जो है ना पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि निर्माण, जो सार्वजनिक क्षेत्र में निर्माण होता है उसका बात कर रहा है ये। तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो निर्माण होता है ये पहले जो है एक सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण, ये पहले सैनिक गुट को एक दिया जाता था, ठीक है, सैनिक बोर्ड होता था उसको दे दिया जाता था निर्माण करने के लिए। लेकिन अभी क्या किया गया, इसको समाप्त कर दिया गया और इसमें एक नया डिपार्टमेंट जोड़ा गया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को किसने जोड़ा, लॉर्ड डलहौजी जी ने जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 19 जाने से पहले देखिए मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बताना चाहता हूँ कि JSSC CGL जो 2023 वाला एग्ज़ाम था दोस्तों, वो आप सभी जानते हैं कि किसी कारणवश वो पूरा नहीं हो पाया। तो अगर आप और ये भी जानते हैं कि ये एग्ज़ाम फिर से होने वाला है, अगर आपको उसमें प्रीवियस ईयर्स के सभी क्वेश्चंस को एनालाइज करके उसका स्टडी करना है, उसमें आपको प्रैक्टिस करना है पेपर और पेपर 2 से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पर मात्र 349 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर सहायक आचार्य का 6 to 8 क्लास का एग्ज़ाम्स में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो यहाँ पर आप 50+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया गया था और इसका जो श्रेय जाता है वो सबसे ज़्यादा जाता है ईश्वरचंद विद्यासागर जी का, ईश्वरचंद विद्यासागर जी का। तो आप बताएंगे 1856 ये किनका कार्यकाल था। तो उस टाइम जो है ना यहाँ पर देखिए 1856 में लॉर्ड डलहौजी तो रहते हैं लेकिन वो चले जाते हैं, उसके बाद जो आते हैं वो कौन आते हैं, लॉर्ड कैनिंग साहब आते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग साहब के समय काल में ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से क्या हुआ था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था, निम्न में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था। तो मैं इसका आंसर जो पहला क्वेश्चन में ही दे रखा हूँ, मैंने बताया था कि 1858 ईस्वी में जो है भारत शासन अधिनियम लाया गया, भारत शासन अधिनियम, और इसके जरिए जो है भारत शासन अधिनियम के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी की पूर्णतः यहाँ पर अधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया था, उनके अधिकारों को समाप्त कर गया था और यहाँ का शासन को क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था, यानी कि रानी विक्टोरिया के हाथ में सौंप दिया गया था। तो ये किसके समय में हुआ था, 1857 की क्रांति के बाद, ये 1858 में लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो बने थे वो लॉर्ड कैनिंग साहब बने थे और प्रथम वायसराय भी जो बने थे वो लॉर्ड कैनिंग साहब बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, कहाँ पर सुनाया था। तो ये आंसर होगा दोस्तों इलाहाबाद में सुनाया था, ठीक है। यहाँ ऑप्शंस हैं कलकत्ता में, मुंबई में, मद्रास में, तो आंसर क्या होगा, इलाहाबाद में होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। वहाँ देखिए बंगाल में पढ़े थे हम लोग, बंगाल में दास प्रथा को किसने बंद कराया था। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं दास प्रथा को पूर्णतः किसने समाप्त कर दिया था, भारत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलन ब्रो। क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड एलन ब्रो। इसने
1843 में। कब किया था दोस्तों? 1843 में। और अगर आप लॉर्ड एलन ब्रो का कार्यकाल को देखें तो आप देखेंगे इसका कार्यकाल 1842 से 1844 तक ही रहता है। मात्र 2 साल के दौरान इन्होंने क्या किया था? भारत में पूर्णतः दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, लॉर्ड एलन ब्रो। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सम्मिलित है? तो देखिए, इसमें पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस और इसमें लिखा हुआ स्थायी बंदोबस्त। तो हम लोगों को मालूम है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1793 ईस्वी में क्या किया था? बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त लाया था। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी में लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली यहाँ लिखा है चतुराई पूर्ण निष्क्रियता। तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग देखेंगे तो ये जॉन लॉरेंस का आपने नाम सुना होगा, जॉन लॉरेंस, है ना, उनके जरिए ये लागू की गई थी। तो ये तो गलत हो गया। और वैसे भी हम लोग जानते हैं लॉर्ड वेलेजली जो है वो सब्सिडरी अलायंस के लिए फेमस है, सब्सिडरी अलायंस के लिए फेमस है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है, ये आपका गलत है। लॉर्ड डलहौजी अगेन आ गया। तो ये सहायक संधि तो नहीं है, ये यहाँ पर क्या है? आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग हमने देखा प्रथम वायसराय भारत का बना। और ये भारत का राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के समय क्या था? तो नहीं था, ये तो राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। और उस टाइम जो भारत का वायसराय था दोस्तों वो लॉर्ड डफरिन था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड डफरिन। ये भी नाम आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लॉर्ड डफरिन। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। तो देखिए, अभी जनगणना 2021 में जो होने वाला था वो तो हो नहीं पाया। तो अभी आप इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। प्रथम जनगणना भारत में किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो देखिए, मैं बता दूंगा थोड़ा सा। प्रथम जनगणना जो है सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने शुरू करने की कोशिश करी थी 1872 में, राइट। और इसको पूर्णतः 1881 से क्या किया? नियमित कर दिया गया। ठीक है, नियमित कर दिया गया किनके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रथम जनगणना जो शुरू हुई थी वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे तो एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी जाती है? तो ये जो घटना है दोस्तों, एकमात्र वायसराय जो थे वो कौन थे? ऑप्शन आर लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड मिंटो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपको मिलेगा लॉर्ड मेयो। कौन है दोस्तों? लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल हमने अभी देखा 1869 से 72 के बीच में ये भारत में रहे थे। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में घूमने के दौरान इनकी हत्या एक भारतीय के द्वारा कर दी जाती है। ठीक है, तो इसका और एक पार्ट में लेकर आऊँगा दोस्तों, वहाँ पर और वायसराय से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वहाँ पर मैं ख़त्म कर दूँगा। और आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगा आपके किसी भी एग्ज़ाम्स में। और आप इसी तरीके से हमारे स्टडी फॉर गोल्स चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको तरह तरह के लेक्चर्स अन्य एग्ज़ाम्स के लिए मिलते रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको आंसर की मिल जाएगा, आंसर की मैंने बना के रखा था, तो ये आंसर की आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चंस को फिर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और बाद बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी दी है कि हमारे स्टडी फॉर गर्ल्स चैनल के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो झारखंड कांस्टेबल की जो कोटा का पेपर है वो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा यहाँ पर, और बहुत ही कम प्राइसेस में। देखिए यहाँ पर प्राइस बहुत कम रहता है दोस्तों, ये सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है, 169 रुपीज़ में आपको अवेलेबल है। आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस बुक मिल जाएंगे। झारखंड सामान्य अध्ययन का मॉडल सेट प्रैक्टिस जो है वो भी मिलेगा, जीएसएससी के नवीनतम सिलेबस पर आधारित है। यहाँ पर 50+ प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। बहुत होता है दोस्तों, आप इसके साथ जुड़े रहिए और इनके बुक को भी आप खरीद सकते हैं। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके भी मंगा सकते हैं। अगर आप झारखंड कांस्टेबल के 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको चाहिए तो यहाँ देखिए बाइलिंगुअल अवेलेबल है। इसमें हिंदी के 50 क्वेश्चन, गणित के 25 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन मात्र 199 रुपीज़ में आपको मिल जा रहा है। ठीक है, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, स्टडी फॉर गोल्स को। वहाँ पर आपको ये सारे चीज़ें मिल जाएगा, और ये जो तैयार किया गया है वो दिलीप सर के द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये आइकन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 15,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर अभी हो चुका है दोस्तों। अगर आप कोटा के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। इस चैनल के जरिए आपको सारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है ना, ये सारे लिंक जो है मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप क्लिक कीजिए, वहाँ पर सारे के सारे लिंक आपको अवेलेबल हैं। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही रखते हैं। आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि जो भी लेक्चर्स आगे आएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और हमारा प्यार आप सभी, आप अपना प्यार हमारे ऊपर बरसाते रहें, और हमारा जो हमारे जो कार्य शक्ति है ना उसको, उसकी क्षमता को बढ़ाने का कार्य करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड।